आज के बुक है आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र, एस हुंडीवाला। आपका प्रथम पाठ है आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र। यहाँ इस पुस्तक में छात्र से आशय उन छात्र छात्राओं से है जिनके लिए सफलता असफलता का महत्व है। वैसे तो केजी में पढ़ने वाला हर बच्चा भी छात्र की श्रेणी में आता है, लेकिन इस पुस्तक में हम उन छात्र छात्राओं के संदर्भ में ही बात करेंगे जिनके लिए किसी शैक्षणिक या प्रतियोगिता परीक्षा में सफल या असफल होना उनके भविष्य निर्माण व्यवसाय चयन में महत्वपूर्ण होता है। अर्थात हम ऐसे नवयुवकों की समस्या का आकलन करने का प्रयास करेंगे जो किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु पुरजोर प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। अधिकांश छात्र किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु न केवल स्वयं अपनी क्षमता अनुसार परिश्रम करते हैं बल्कि ट्यूशन करते हैं एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी प्रवेश लेते हैं। बहुत से छात्र तो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने हेतु दूसरे शहरों में जाकर अकेले रहकर किसी विशेष परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु अपनी क्षमता योग्यता अनुसार प्रयासरत रहते देखे गए हैं। इसमें न केवल अच्छे खासे धन का व्यय होता है बल्कि बहुत से छात्र असफल भी हो जाते हैं। यहाँ असफल का अर्थ उन छात्र छात्राओं से है जो किसी विशेष परीक्षा में इतने अंक नहीं ला पाते जितने उनके चयन हेतु आवश्यक है। सफल एवं असफल को यहाँ सापेक्षता समझना होगा। जिन्हें असफल कहा जाता है हो सकता है उनके अंकों में सफल छात्र से मात्र 1, 2 या 5 अंकों का ही अंतर हो, लेकिन उस परीक्षा के दृष्टिकोण से वह असफल ही है। असफल छात्र ने हो सकता है उस परीक्षा में 90% या 95% अंक अर्जित किए हों, लेकिन यदि 20 छात्रों का ही चयन किया जाना है और अन्य 20 छात्रों के अंक उससे अधिक हैं तो वह असफल ही माना जाएगा। यह युग प्रतियोगिता का युग है। यहाँ आपको सफल होने के लिए अन्यों के संदर्भ में सापेक्षता अधिक अंक अर्जित करने हैं, तभी आप सफल हैं, अन्यथा आप असफल माने जाएंगे। सक्सेस इज नॉट एन एब्सोल्यूट बट ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट इन द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ऐसा भी देखा गया है कि कई छात्र एक बार किसी परीक्षा में असफल छात्रों के संदर्भ में मात्र कुछ अंकों से अंतर के कारण असफल हो जाते हैं। वे सफल होने हेतु पुनः उसी परीक्षा में बैठते हैं और ऐसे कई छात्र फिर असफल हो जाते हैं। द अल्टीमेट मेजर ऑफ ए मैन इज नॉट वेयर ही स्टैंड्स is a moment of comfort and conventions but where he stands at a time of challenge and controversy। मार्टिन लूथर किंग। चलिए अब हम लोग जानते हैं आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर के लिए हमने बहुत से छात्रों से पूछा आप असफल क्यों हुए। हमें निम्न उत्तर प्राप्त हुए। पूरी तैयारी नहीं कर सके, पेपर का पैटर्न बदल गया, इस बार पिछले वर्ष वाले 3 प्रश्न पुनः दोहराए गए, प्रश्नों के उत्तर तो आते थे लेकिन समय कम रहा, जो पढ़ा था वह तो बहुत कम आया तो छोड़ दिया, अर्थात जो नहीं पढ़ा वहीं अधिकांशतः आ गया। सब कुछ आता था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, घबराहट में कुछ लिख नहीं पाया। प्रश्न पत्र तो सरल था लेकिन कई प्रश्न छोटी सी कैलकुलेशन में गलती के कारण गलत हो गया। प्रश्न पत्र मिलते ही सब कुछ भूल गया। पिछली रात नींद ही नहीं आई, अतः परीक्षा देते समय दिमाग ने पूर्ण क्षमता अनुसार काम नहीं किया। शुरू में 2-3 गलत प्रकार के प्रश्न जो दिखने में बहुत सरल प्रतीत होते थे उनके हल करने लगा, जिनसे बहुत समय लग गया। फिर अन्य प्रश्न जल्दी करने के प्रयास में गलतियां हो गई। शुरू के 2 प्रश्न को पूरा करने में ही मुझे 2 घंटे लग गए। शेष प्रश्न 3 कर तो आया लेकिन अच्छी तरह नहीं कर सका। प्रश्न पत्र बहुत कठिन था, ऐसे प्रश्न आ गए जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिखते समय गलत क्रम संख्या में उत्तर लिखना शुरू कर दिया, जिसका ध्यान तब आया जब मैं आधा प्रश्न पत्र हल कर चुका था और उन सभी उत्तरों को ठीक करने में बहुत समय खराब हो गया। पहला प्रश्न करना अनिवार्य था, मैं उसका ही जवाब लिखना भूल गया। उसके अतिरिक्त 5 प्रश्न हल कराया।
प्रश्न पत्र को ढंग से पढ़ा नहीं। द ऑप्टिमिस्ट सी अपॉर्चुनिटी इज एवरी डेंजर, द पेसिमिस्ट सी टू द डेंजर इज एवरी अपॉर्चुनिटीज। अतः ये सारे जो उत्तर मिले हैं उनके द्वारा दिए गए हैं जो अभी तक अपने एग्जाम में असफल थे। इसके अलावे हमें ये भी सुनने को मिला कि प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग हेतु लिखा था। मैं कई ऐसे प्रश्न छोड़ आया जिनके बारे में मुझे थोड़ा सा भी संदेह था। मेरी प्रश्न हल करने की लिखने की स्पीड बहुत कम है, अतः मैं पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं कर सका। सर्वप्रथम मैंने वे सभी प्रश्न हल किए जो मुझे आते थे। उसके बाद शेष बचे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जो ठीक से लगे वहीं अनुमान से लिखाया। बाद में ज्ञात हुआ कि प्रश्न पत्र में निगेटिव मार्किंग होनी थी। रास्ते में मेरा स्कूटर खराब हो गया तब मैं परीक्षा भवन देर से पहुंच सका। 2 दिन पूर्व अचानक मुझे बुखार हो गया था, मैं सही तरीके से परीक्षा नहीं दे सका। इस प्रकार के और भी कारण बताए गए। इन सभी उपयुक्त कथनों से हमें ये समझ में आता है कि कुछ न कुछ हमारे द्वारा गलतियां हुई है जिस कारण से हमें परीक्षा में अच्छे अंक, अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हुए। उक्त समस्त कारणों को मोटे तौर पर निम्न निष्कर्ष में सम्मिलित किया जा सकता है। पहला, पूर्ण तैयारी का न होना। इसका अर्थ है कि आपने जो परीक्षा दी है उस हेतु आप द्वारा जो तैयारी की गई थी वह अपर्याप्त थी। यदि ऐसा है तो सफलता की आशा रखना ही गलत है, क्योंकि कहा भी गया है किसी भी अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने हेतु जितने श्रम, लगन एवं निष्ठा की आवश्यकता है, यदि उनमें कमी है तो सफलता की कामना करना दिन में सपने देखने के समान है। पुनः किसी अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने हेतु जितने श्रम, लगन एवं निष्ठा की आवश्यकता है, यदि उनमें कमी है तो सफलता की कामना करना दिन में सपने देखने के समान है। इस शीर्षक को पुनः पढ़ें। इसमें शब्द पूर्ण तैयारी काम में लिए गए हैं। बहुत कम छात्र पूर्ण तैयारी का अर्थ पूर्ण रूपेण समझते हैं। पूर्ण तैयारी का क्या अर्थ है? निम्न बिंदुओं पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि क्या आप यह समझते हैं कि इस परीक्षा हेतु मुझे जो कुछ तैयारी करनी चाहिए थी मैं कर चुका हूं, अर्थात आप अपनी क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार जो अधिकतम कर सकते थे आपने कर लिया है। क्या आप यह सोचते हैं कि मैंने पढ़ाई तो खूब की है, कोचिंग भी की है, पर पेपर का भरोसा नहीं, कुछ भी आ सकता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका अर्थ है कि आप पूर्ण तैयारी नहीं किए हैं। यदि आप पहले बिंदु के अनुसार सोचते हैं तो आपके सफल होने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि आपने पूर्ण तैयारी की है। लेकिन यदि आपकी सोच दूसरे बिंदु के अनुसार है तो आप कहीं न कहीं स्वयं में कमजोरी महसूस कर रहे हैं। अधिकांश छात्र दूसरे बिंदु के अनुसार सोचते हैं। यह सत्य है कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा यह कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमने आपको शुरू में बताया कि इस प्रतियोगिता के युग में सफलता सापेक्ष रिलेटिव है। यदि कोई प्रश्न किसी को भी नहीं आता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A strong positive mental attitude will create more miracle than any wonder drug। मुख्य बात है कि अन्य बहुत से छात्र उन प्रश्नों को हल कर पाते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं तो आप सापेक्ष रूप से अन्य से पिछड़ रहे हैं। मैंने बहुत से छात्रों को सामान्य ज्ञान एवं अंग्रेजी वस्तुनिष्ठ शब्दकोश के प्रश्न पत्रों के संदर्भ में यह कहते सुना है कि इन प्रश्न पत्रों कि कितनी भी पढ़ाई कर लो पूर्ण नहीं हो सकती है। हर तरह की जानकारी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में पूछी जा सकती है। अंग्रेजी शब्दकोश का कोई भी अंत नहीं है। छात्रों द्वारा किए गए उक्त कथन असत्य भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ छात्रों के युक्त विषय में अंक आपसे अधिक आते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उसका अध्ययन आपके अध्ययन की अपेक्षा अधिक रहा है। ऐसा छात्रों ने यह सोचकर कि इन विषयों का अंत नहीं है, हार नहीं मानी, बल्कि वे अपनी क्षमता, योग्यता के अनुसार जो कुछ अधिकतम पढ़ सके, तैयारी कर सके, उन्होंने की, और इसीलिए आपकी अपेक्षा वे सफल होने के ज्यादा हकदार हैं।
असफल व्यक्ति अपनी असफलता के लिए कोई न कोई बहाने तलाशते हैं, जबकि सफल व्यक्ति अपनी असफलता को दूर करने हेतु परिश्रम, लगन एवं निष्ठापूर्वक नए नए तरीके ढूंढते हैं। असफल छात्रों द्वारा अपनी असफलता के लिए मुख्यतः निम्न कारण जिम्मेवार ठहराया जाता है। पहला, मेहनत तो बहुत की, पर इस बार प्रश्न पत्र का पैटर्न ही बदला गया। इस बार 25% प्रश्न पत्र तो पिछले वर्ष वाले ही दोहराए गए, जो आज तक नहीं हुआ। क्या ऐसा कोई नियम है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में आए प्रश्नों को इस बार पुनः नहीं पूछा जा सकता? सफल होने वाले छात्रों ने भी यही प्रश्न पत्र हल किया है। इस बार जैसा कठिन प्रश्न पत्र तो कभी आया ही नहीं। अधिकांश प्रश्न ऐसे विषयों पर पूछे गए जो बिल्कुल महत्वहीन थे। मैं दुर्भाग्य से उन्हें तैयारी नहीं कर सका। क्या यह दुर्भाग्य है? क्या आप यह नहीं समझते हैं कि आजकल प्रश्न पत्र इसी तरीके से बनाए जाते हैं? आजकल केवल अध्ययन से काम नहीं चल रहा सकता। Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power. Abraham Lincoln. Extensive and comprehensive study is the base of success. Extensive and comprehensive study is the base of success. Second, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन अर्थात टाइम मैनेजमेंट बहुत ही व्यापक परिकल्पना कॉन्सेप्ट है कि इसमें किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से लेकर प्रश्न पत्र हल करने तक समय प्रबंधन कैसे किया जाए, सभी बिंदु समाहित होते हैं। आज का अधिकांश छात्र वर्ग समय की कमी से जूझता नजर आता है। बहुत से महत्वाकांक्षी छात्र अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी करते समय ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा या उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली परीक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट इत्यादि की परीक्षा देने की चाह रखते हैं। ऐसी स्थिति में कुशल समय प्रबंधन की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। ध्यान रखें, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कम से कम 1 वर्ष पूर्व से ही इस हेतु तैयारी करनी होगी। गर्मी की छुट्टियों का पूर्ण सदुपयोग करना होगा। Life's battle don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. बहुत से छात्रों से जब यह पूछा गया कि आपकी दिनचर्या क्या है तो कुछ ने हमें ऐसा बताया। कुछ इस तरह का जवाब सामने आया, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, फिर 8 बजे तक दिनचर्या से निवृत्त होकर चाय नाश्ता करके 9 बजे ट्यूशन चला जाता हूँ। वहाँ से 10:30 बजे तक वापस आकर खाना खाकर 11-11:30 बजे स्कूल चला जाता हूँ। वहाँ से आने में 7:30 बज जाते हैं। फिर आराम करता हूँ, टीवी इत्यादि देखता हूँ। 9:30 बजे खाना खाता हूँ, फिर 10 से 11 बजे तक पढ़ता हूँ और सो जाता हूँ। यह आज के छात्र की सामान्य दिनचर्या है। समय का अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जब इस छात्र से पूछा गया कॉलेज स्कूल में 12 से 5 बजे तक क्या करते हैं, कई बार कुछ पीरियड खाली भी होते होंगे, उनमें क्या करते हैं, तो छात्र का जवाब था कि बस इधर उधर मटर गश्ती करते हैं, कैंटीन इत्यादि में दोस्तों के साथ चले जाते हैं। हम इस छात्र की दैनिक चर्या की विवेचना करें तो निम्न समय का सदुपयोग किया जा सकता है। पहला, सुबह 7 से 9 के बीच कम से कम 1 घंटा निकाला जा सकता है। 7:30 से 9:30 के मध्य कम से कम 1 घंटा निकाला जा सकता है। रात को कम से कम 30 मिनट 1 घंटा या घंटा पढ़ाई की जा सकती है। प्रतिदिन कॉलेज स्कूल में जो पीरियड खाली है उसका सदुपयोग ट्यूशन में पढ़ाए गए विषय को दोहराने में या अपने दोस्त में से उसी विषय पर विचार विमर्श हेतु किया जा सकता है। यह किसी विषय या किसी प्रश्न को अपने मित्रों के साथ हल करने में किया जा सकता है। ये सब सुझाव कुछ अटपटे से लग रहे होंगे। आप कह सकते हैं कि क्या हम छात्र मशीन की तरह हरदम पढ़ते ही रहें? यह भी सही बात है कि आप सारे समय पढ़ते ही रहें? मत पढ़िए।
आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि आप पढ़ेंगे तो स्वयं के लिए, स्वयं के स्वार्थ, स्वयं के लाभ के लिए, न कि अपने अभिभावकों के लिए, अपने शिक्षकों के लिए या किसी और के लिए। अभिभावकों द्वारा बच्चों को बार बार पढ़ने के लिए दी जाने वाली हिदायतों से छात्रों के मन में कुछ ऐसी धारणा बन जाती है, उनकी कुछ ऐसी मन स्थिति बन जाती है कि जैसे उन्हें पढ़ाई जैसा कठिन कार्य केवल अपने अभिभावकों को प्रसन्न रखने के लिए ही करना है। अभिभावकों द्वारा बच्चे के भविष्य निर्माण हेतु पढ़ाई की आवश्यकता के संदर्भ में दी जाने वाली हिदायतें यद्यपि सही है, लेकिन यह भी परम आवश्यक है कि वे अपने बच्चों को बहुत प्यार स्नेह से यह बात समझाएं कि उनके द्वारा की जाने वाली पढ़ाई उनके ही हित में है। बच्चों को अपने पास पड़ोस में सफल व्यक्तियों द्वारा छात्र जीवन में कि उसकी सफल व्यक्ति मेहनत के कारण प्राप्त सफलता द्वारा छात्र जीवन में उसकी सफल व्यक्ति मेहनत के कारण प्राप्त सफलता का उदाहरण दिया जा सकता है। बच्चे से पूछा जा सकता है कि आप यदि ऐसा बनना चाहते हैं तो आपको पूर्ण ईमानदारी, लगन से कठिन परिश्रम करना होगा। छात्र जीवन एक तपस्या है, मटर गश्ती या मौज मस्ती में समय व्यतीत करना नहीं। छुट्टी के दिनों में दिनचर्या। जब कुछ छात्रों से पूछा गया कि सामान्य दिनों में तो आप बहुत व्यस्त रहते हैं, छुट्टी के दिनों जैसे रविवार, 15 अगस्त, 26 जनवरी या अन्य किसी छुट्टी में आपकी दिनचर्या क्या रहती है? अधिकांश छात्रों के जवाब कुछ इस प्रकार थे। एक रविवार ही तो मिलता है जिस दिन हमें कुछ आराम मिलता है। छुट्टी के दिन हम सुबह आराम से 9 बजे तक उठते हैं, फिर आराम से 11 बजे तक तैयार होते हैं, फिर 1 घंटा पढ़कर खाना इत्यादि खाकर 1 बजे घर से निकल जाते हैं और दोस्तों के घर चले जाते हैं या कभी मूवी देखने चले जाते हैं। हमसे दोपहर में पढ़ाई नहीं होती, फिर वहां से 3-4 बजे तक वापस आकर करीब 1 घंटा पढ़कर शाम को 5-6 बजे घूमने चले जाते हैं। अब शाम की को पढ़ाई थोड़े ही हो सकती है, फिर 7 से 7:30 बजे तक वापस आकर हम 1-1.5 घंटे पढ़ते हैं, फिर खाना इत्यादि खाकर रात को टीवी सीरियल देखकर सो जाते हैं। वाह, कितना अच्छा टाइम टेबल है छुट्टियों के दिनों का। अन्य दिनों में समय अभाव का रोना और छुट्टियों के दिनों में समय व्यतीत करने का यह तरीका। अन्य तर्क। दोपहर में पढ़ाई नहीं होती, सायंकाल पढ़ने का समय थोड़ा ही है। छुट्टियों में पूरे दिन में मात्र 2-2.5 घंटे बहुत मुश्किल से पढ़ाई हेतु निकाल सके। आप स्वयं सोचें, क्या आप सफल होने योग्य हैं? क्या आप में सफलता हेतु आवश्यक लगन है, निष्ठा एवं कड़ी मेहनत करने का जज्बा है? आप स्वयं उक्त प्रश्नों का उत्तर ना में देंगे, फिर सफल कैसे हो सकते हैं? जब समय है तो पढ़े नहीं, और जब समय नहीं हो तो समय का अभाव का गीत गाते हैं। समय प्रबंधन का दूसरा पहलू भी है। कुछ छात्रों ने परीक्षा में असफलता हेतु कुछ निम्न प्रकार के कारण का जिक्र किया है। पहले 2 प्रश्नों में ही 2 घंटे लग गए, शेष 3 प्रश्न जल्दी में किए, जिससे उनका पूरा उत्तर ढंग से नहीं लिख सके। यह उन छात्रों के उत्तर हैं जो ऐसी परीक्षा में बैठे हैं जिनमें 3 से 3.5 घंटे में 5 प्रश्न हल करने होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करते समय 1-2 ऐसे प्रश्नों में उलझ गए जो देखने में बहुत सरल लगते थे, लेकिन समय बहुत लग गया, जिससे शेष प्रश्नों को हल करने में बहुत कम समय बचा। प्रश्न पत्र बहुत लंबा था, समय कम था, अतः बहुत से प्रश्न छूट गए। उक्त सभी कारण समय प्रबंधन से संबंधित है। पहले बिंदु पर बताए गए कारण की विवेचना करें तो समझ में आता है कि प्रश्न पत्र को हल करते समय हर प्रश्न हेतु समय सीमा आपको तय करनी होगी। अन्य कोई आपको यह कहने या याद कराने नहीं आएगा कि जल्दी करो, अभी आपको अन्य प्रश्नों का भी जवाब लिखना है। 1-2 प्रश्नों में इतना अधिक लिखने से उन प्रश्नों में तो कुछ अंक अधिक आ सकते हैं, लेकिन अन्य प्रश्नों में आवश्यकता से कम लिखने पर कितने अंक कटेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में संतुलित समय प्रबंधन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रश्न हेतु अपने समय में विभाजित करें कि आप पूर्ण संतोषजनक रूप से हर प्रश्न का आवश्यकता अनुसार जवाब लिख सकें।
वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में आजकल समय का निश्चित ही अभाव रहता है, लेकिन इस कारण से आपको परेशान होने या घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है, क्योंकि यह समय अभाव सभी पर समान रूप से लागू होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अधिकांशतः सभी प्रश्नों हेतु समान अंक निर्धारित होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई प्रश्न ऐसा है जो चाहे दिखने में या हल करने में सरल हो, लेकिन यदि उनमें 3-4 प्रश्नों को हल करने के लिए समान समय लगे तो आप एक जाल ट्रैप में फंस सकते हैं। ऐसे कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अवश्य आते हैं। कई प्रश्न तो होते ही हैं इतने लंबे कि उनको पढ़ने में समझने में ही बहुत समय लगता है। समान रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें से लगभग 40% प्रश्नों के उत्तर छात्र बिना परेशानी के दे सकते हैं। यदि आप किसी गलत प्रश्न के जाल में नहीं फंसे एवं आगे बढ़ते जाएं तो अधिकांश स्थिति में आप लगभग 40% प्रश्न एक बार में ही हल कर सकते हैं। शेष प्रश्नों हेतु आप इसके बाद प्रयास करें, जिससे आप अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग कर सकते हैं तथा अनावश्यक अवांछित घबराहट से बच सकते हैं। यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में अलग अलग प्रकार के प्रश्नों हेतु अलग अलग अंक निर्धारित हैं तो आप सर्वप्रथम अधिक अंकों के प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें, लेकिन यहाँ भी समय सीमा का पूरा ध्यान रखें। याद रखें, परीक्षा में घबराहट किसी भी हालत में न आने दें। यदि किसी एक प्रश्न में समय खराब हो भी गया तो दूसरे पर ध्यान दें, वह भी हल नहीं होता तो तीसरे को हल करें। बिना किसी घबराहट या तनाव के बढ़ते रहें। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं लगभग वही स्थिति अन्य छात्रों की भी हो रही है। अतः बिना यह सोचे हुए कि मैं इस प्रश्न पत्र में फेल हो जाऊंगा, अन्य सभी पास हो जाएंगे, पूर्णतः सजगता तत्परता से आगे के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आप स्वयं ही सोचें, घबराने से, भाग्य को कोसने से दूसरे पास हो जाएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, यह परीक्षा देते समय सोचने से क्या आपको कुछ लाभ मिल सकता है? नहीं ना। तो परीक्षा देते समय एक एक सेकंड का पूर्ण तत्परता से सदुपयोग आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है एवं घबराहट के कारण नष्ट हुआ प्रत्येक सेकंड आपको असफलता की ओर धकेलता है। समय प्रबंधन का एक अन्य पहलू है। जब कभी एक प्रश्न पत्र की परीक्षा के बाद दूसरे दिन दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी होती है तो बहुत से छात्र पहले दिन की परीक्षा के बाद अपना बहुत से कीमती समय नष्ट करते हुए देखे जाते हैं। यदि पहले दिन का प्रश्न पत्र किसी कारण से खराब हो गया तो वे अजीब डिप्रेशन में घिर जाते हैं, वे रोने लगते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं या फिर दूसरों के समान स्वयं द्वारा की गई मेहनत की व्याख्या करते हैं। दूसरे दिन की परीक्षा न देने की ठान लेते हैं और एक अजीब सी स्थिति में स्वयं को कर लेते हैं। माता पिता तथा मित्रों द्वारा खूब समझाने पर भी वे दूसरे दिन परीक्षा देने को तैयार होते हैं। थोड़ी बहुत अगले दिन की परीक्षा की पढ़ाई की तो की नहीं तो नहीं की। जरा सोचें, ऐसे छात्र जो समय की कीमत और महत्व को नहीं पहचानते, स्वयं के साथ, स्वयं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। पहली बात तो यह है कि आप एक प्रश्न पत्र को सही तरीके से हल नहीं कर पाए। क्या इससे आपके अतिरिक्त किसी अन्य की गलती है? अगर यह भी मान लिया जाए कि आपके दुर्भाग्य के कारण ऐसा हुआ है तो वैसे भाग्य दुर्भाग्य का रोना कमजोर मन स्थिति का व्यक्ति ही रोता है। तो भी दूसरे दिन की परीक्षा की तैयारी न करके अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ में नष्ट करने का क्या लाभ? और रोने से, दूसरे दिन परीक्षा न देने से आपको क्या लाभ हो सकता है? सो ए थॉट एंड यू रीप एन एक्ट, सो an act and you reap a habit, sow a habit and you reap a character, sow a character and you reap a density। आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न पत्र खराब होने से आप अभीष्ट परीक्षा में मेरिट में नहीं आएंगे, अतः दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा देना व्यर्थ है। यह एक बहुत ही निराशापूर्ण कायरता भरी सोच है। हो सकता है दूसरा प्रश्न पत्र आपका इतना अच्छा हो जाए कि वह आपके पहले प्रश्न की क्षति पूर्ति कर दे।
यह भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद पता लगे कि पहला प्रश्न पत्र लीक हो गया, अतः उसकी परीक्षा पुनः ली जाएगी। यह भी हो सकता है कि अधिकांश छात्रों का भी पहला प्रश्न पत्र बिगड़ गया हो, और यह सब अगर मात्र कल्पना ही माने तो भी दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा देने से आपको कुछ न कुछ अनुभव मिलेगा जो आपके लिए अन्य परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण लाभदायक हो सकता है। दूसरों के सामने रोने से, स्वयं द्वारा की गई मेहनत का बखान करने से कोई लाभ नहीं है। अन्य लोग, आपके माता पिता, मित्रगण मात्र आपके साथ सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन सहानुभूति से सफलता तो नहीं मिलेगी ना। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को संभाल कर पूर्ण संयम से अपने मार्ग निर्धारित करता है, वह जीवन में अवश्य सफल होता है। एक रोचक घटना है। दो मित्र एक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परीक्षा तिथि के 5 दिन पहले एक मित्र का दुर्घटना शिकार हो गया। उसके बाएं पैर में चोट लगी, अस्पताल में भर्ती हो गया। दूसरे मित्र की बाईं काख में जबरदस्त फुंसी हो गई, मवाद पड़ गया। डॉक्टर ने दवाएं दी, दर्द से दिन भर छटपटाता रहा। दूसरे दिन दर्द कुछ कम हो गया। इस निराशा में पढ़ाई नहीं कर सका कि एक दिन पूरा बर्बाद हो गया। फिर दर्द हो गया तो क्या करूंगा, और 2 दिन खराब हो जाने के कारण अजीब डिप्रेशन में आ गया। ऐसा लगा कि कुछ याद ही नहीं है। जैसे तैसे कुछ पढ़ा एवं परीक्षा आधे अधूरे मन से दी। परिणाम, वह सफल नहीं हुआ। मात्र 20 नंबरों से वह सफल छात्रों की सूची में नहीं आ पाया। बाद में बहुत पछताया, काश मैं निराश नहीं होता, लगन में से पढ़ता रहता तो निश्चित ही सफल हो जाता। पहला मित्र 2 दिन अस्पताल में रहकर वापस आया, पूर्ण हिम्मत लगन से शेष समय का सदुपयोग किया और सफल हुआ। जरा सोचे, परिस्थितियां दोनों मित्रों की अचानक विकट हो गई थी। पहला मित्र साहस पूर्वक लगन से मेहनत करता रहा और दूसरा अपने आप को कोसता रहा। परिस्थितियां चाहे हो कितनी भी विपरीत, न छोड़े साहस, न छोड़े आस, बढ़े पूर्ण लगन से, रखें आत्मविश्वास, ईश्वर देगा साथ, सदा होगी आपकी जीत। तीसरा है मानसिक तनाव। अधिकांश या सभी छात्र मानसिक तनाव से किसी न किसी रूप में शिकार होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि मानसिक तनाव छात्र जीवन में अपर्याय है। विद्वानों का यह भी मानना है, स्ट्रेस इज नेसेसरी टू चैलेंज द स्टूडेंट टू लर्न। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने एवं ललकारने के लिए तनाव आवश्यक है। मानसिक तनाव को स्पष्ट करने वाले कुछ बिंदु निम्न हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी के दौरान कितनी बार ही ऐसा होता है कि कभी आप स्वयं को बहुत उत्साहित महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप इस बार अवश्य सफल होंगे, एवं कभी आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत निरुत्साहित महसूस करने लगते हैं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पूर्व आपने जो याद किया हुआ है वह प्रश्न पत्र हाथ में आते ही दिमाग से गायब हो जाता है, और पेपर समाप्त होने के बाद सब कुछ याद आ गया लगता है। परीक्षा तिथि जैसे तैसे पास आती है, जैसे जैसे पास आती है, आपको महसूस होने लगता है कि आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, समय तो है ही नहीं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता और एकाग्रता भंग हो जाती है। कई छात्रों को परीक्षा के कुछ दिन पहले परीक्षा से अजीब भय महसूस होने लगता है। पसीने आना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, बिना बात गुस्सा आने लगता है। कई छात्र सारे वर्ष पूरी पढ़ाई खूब लगन से मेहनत से करते हैं एवं भरपूर आत्मविश्वास से सफल होने का दावा करते हैं, लेकिन परीक्षा के ठीक पहले स्वयं को बहुत ही असहाय स्थिति में, निराशाजनक स्थिति में पाते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं। ऐसा लगने लगता है कि उसके मित्र जो उसके साथ साथ उसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफल हो जाएंगे, लेकिन स्वयं का सफल होना संदिग्ध महसूस होता है। कई छात्रों को परीक्षा के समय रात्रि में नींद नहीं आती, जिससे परीक्षा में अपनी क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाते हैं। कल परीक्षा है और आज वह पूरी रात सो नहीं पाते हैं, जिससे वह परीक्षा देते समय सामान्य नहीं रह पाते। पूरी नींद सोने से मस्तिष्क तरोताजा रहता है, पूरी क्रियाशीलता से कार्य करता है। अतः जिस दिन परीक्षा है उससे पहले रात
छात्र को अन्य दिनों अपेक्षा अधिक नींद लेनी चाहिए या कम से कम सामान्य नींद अवश्य लेनी चाहिए, अन्यथा कई बार सारे वर्ष की मेहनत एक रात की नींद के कारण व्यर्थ चली जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उक्त सभी लक्षण यह व्यक्त करते हैं कि ऐसे छात्र मानसिक तनाव के शिकार हैं। सामान्यतः मानसिक तनाव हेतु निम्न कारणों को जिम्मेवार माना गया है। पहला, असफल होने का भय। दूसरा, अच्छे अंक प्राप्त करने की अनिश्चितता। तीसरा, दूसरे के पास होने के और स्वयं के फेल होने की कल्पना। यदि मैं फेल हो गया तब लोग क्या कहेंगे। भविष्य के प्रति चिंता और फेल होने पर एक वर्ष बर्बाद होने की चिंता। If your success is not your own dream, if it look good to the world, what does not feel good in your heart, it is not success at all. याद रखें, जितना सफल होने के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है, उतना ही स्वयं को तनाव मुक्त रखना, तनाव को झेलकर सामान्य रहकर पूर्ण क्षमता योग्यता अनुसार परीक्षा देना भी आवश्यक है। छात्र जीवन में तनाव अपरिहार्य है, अर्थात तनाव तो आप महसूस करेंगे ही, क्योंकि जब भी हम किसी कार्य में सफल होने हेतु प्रयासरत होते हैं तो असफलता का भय, असफल होने की आशंका ही मानव को जन्म देती है। जो छात्र इस तनाव को झेलकर पूर्ण आत्मविश्वास से परीक्षा देते हैं वे सफल होने में कामयाब होते हैं। अगला है मानसिक तनाव पर कैसे विजय प्राप्त करें। तो पहला है पूर्ण तैयारी करें। मानसिक तनाव का सर्व प्रमुख कारण असफल होने का भय है, अतः सर्वप्रथम आपको परीक्षा की पूर्ण तैयारी करने हेतु तत्पर होना चाहिए। जैसा पूर्व में बताया कि पूर्ण तैयारी का अर्थ आपका स्वयं का यह मानना है कि आप इस परीक्षा हेतु जो कुछ अपनी क्षमता योग्यता अनुसार उपलब्ध समय में पढ़ सकते थे, तैयारी कर सकते थे, आप कर चुके हैं। आप पढ़ाई का टाइम टेबल तैयार करें एवं पूरी तैयारी परीक्षा की तिथि से कम 1 माह पूर्व ही पूर्ण करने का प्रयत्न करें। यह बात ध्यान रखें कि जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हैं उसमें विभिन्न कारणों से विघ्न आएगा। घर में कोई शादी तय हो सकती है, घर में कोई परेशानी हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, कोई दुर्घटना हो सकती है, अन्य कोई अकल्पित घटना हो सकती है। ये सब सामान्य बातें हैं। अतः ऐसा होने पर आप स्वयं को भाग्यहीन दुर्भाग्यशाली न समझें, बल्कि इस तरह की विषम स्थितियों को पहले ही अपने टाइम टेबल में स्थान दें। यदि ऐसा भी है, इफ यू थिंक यू आर बीटिंग इफ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट, if you did like to win but you think you can't, it's almost creations you want। कुछ हो जाए तो भी आपकी तैयारी हर हालत में पूर्ण हो सकेगी। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है तो वह उसके बनाए प्लान के अनुसार लाभ कमाने की ही सोचता है, लेकिन उसके बनाए प्लान में यदि वह उन परिस्थितियों पर गौर नहीं करता जो समान रूप से दृष्टिगोचर नहीं है लेकिन घटित हो सकती है, वह ऐसी कोई विषम परिस्थिति घटित होने पर सड़क पर आ जाता है, पैसे को मोहताज हो सकता है। कहा जाता है होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब अगर आप अच्छे से अच्छा चाहते हैं तो आप खराब से खराब स्थिति की तैयारी करके रखें। अर्थात आपके द्वारा अभीष्ट परीक्षा की तैयारी हेतु आपको सब स्थितियों का सामना करते हुए हर हालत में सफल होने हेतु सारे एडजस्टमेंट पूर्व में सोचकर चलना होगा। इस प्रतियोगी युग में जो छात्र जितनी दूरदर्शिता से सोच सकता है, जितना विषम परिस्थितियों में बिना डिगे आगे बढ़ने की योग्यता रखता है, वही सफल होता है। बहुत से छात्र तो परीक्षा का टाइम टेबल आने के बाद ही पढ़ाई शुरू करते देखे गए हैं। बहुत से छात्र परीक्षा फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। हम इन छात्रों से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या आपको पहले से पता नहीं था कि आपको इस परीक्षा में बैठना है? तो फिर पहले से ही आप अपनी तैयारी क्यों नहीं शुरू कर रहे थे? क्या आप नहीं जानते कि अन्य ऐसे भी छात्र हैं जो इस परीक्षा हेतु न जाने कब से तैयारी कर रहे हैं? फिर आप अपनी असफलता के लिए किसे दोष देंगे, स्वयं को या भाग्य को?
असफलता अचानक होने वाली प्रलयंकारी घटना नहीं है। आप रातों रात असफल नहीं होते। दरअसल असफलता प्रतिदिन दोहराए जाने वाली कुछ गलतियों की परिणाम है। असफलता एवं सफलता में अंतर मात्र उतना ही है जितना किसी काम को लगभग ठीक करने एवं पूरी तरह ठीक करने में है। मानसिक आराम। पढ़ते पढ़ते होने वाली थकान एवं मानसिक तनाव को कम करने या दूर करने हेतु मस्तिष्क को कुछ आराम देना बहुत आवश्यक है। परीक्षा के दिनों में देर रात तक जागकर सुबह जल्दी उठकर किताबों में आंखें गड़ाए बच्चे इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे बचे हुए समय का भरपूर उपयोग किया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार पढ़ाई करने से अक्सर 60 से 70% तक भूलने का खतरा रहता है। इससे विशेषज्ञ अधिकतम 40 से 50 मिनट पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेने की सलाह देते हैं, ताकि जो पढ़ा है वह याद रह सके और नई चीज समझने के लिए दिमाग फ्रेश हो जाए। इससे ऊर्जा का स्तर भी बना रहता है और इसके अलावा कुछ आसान से व्यायाम है जिससे आप पढ़ाई के दौरान करके खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। अपनी तर्जनी मतलब पहली उंगली से अंगूठे के पोर को स्पर्श कीजिए। ध्यान देने पर आप अपनी धड़कन पल्स महसूस कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और मन को शांत करने का प्रयास करें। धीरे धीरे नाक की गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ दें। इससे आप शांत महसूस करेंगे। अपने सीने के सामने हाथ इस तरह रखें कि एक हाथ की सारी उंगलियों के पोर दूसरे हाथ के उंगलियों के पोरों से स्पष्ट करते हों। 1-2 मिनट के बाद आंखें बंद कर लें। तेज कदमों से नंगे टहलना भी दिमाग को तरोताजा करेगा। तलवों में कई प्रेशर पॉइंट होते हैं। चलते समय इन दबाव पड़ता है और वे सक्रिय हो जाते हैं। इससे रक्त, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का प्रभाव बढ़ता है। I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games 26 times. I have been trusted to take the game winning shot and missed. I have failed over and over and over again in my life, and that is why I succeeded. Michael Jordan। ठंडे शांत स्थान पर जाना। छात्र पढ़ते पढ़ते अपने कमरे के वातावरण में भी उकता जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी शांत सुरमय वातावरण, किसी बगीचे, झील के किनारे में शांतचित्त होकर बैठने से भी तनाव में मुक्ति मिलती है। किसी मित्र या निकटस्थ रिश्तेदार से बात करें। आप जब भी हतोत्साहित महसूस करें, निराशा या निरुत्साहित महसूस करें, तो आप अपनी समस्या अपने घर में किसी समझदार व्यक्ति को या अपने खास मित्र को बताएं, उनकी राय लें। मित्र व्यक्ति का चुनाव हेतु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिससे भी आप अपनी समस्या का जिक्र कर रहे हैं उसमें इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वह आपका मजाक न बनाए एवं आपको और हतोत्साहित न करे। जादू उंगलियों का। उंगलियों से मेज थपथपाएं, उसमें उंगलियों के पोरों पर स्थित ऊर्जा बिंदु सक्रिय होंगे। मेज पर अपनी तर्जनी और मध्यमा के पोरों को धीरे धीरे थपथपाएं। टैपिंग से आप काफी आराम महसूस करेंगे। खोपड़ी के अग्रभाग से सिरे उंगलियों को थपथपाएं, फिर पीछे की ओर ले जाएं। अपनी भौंहों की शुरुआती बिंदु पर नाक के ऊपर थपथपाएं और राहत मिलेगी। नाक के ठीक नीचे और होठों के स्थान पर उंगलियां से थपथपाएं ने से भी शांत महसूस होगा। जमीन पर सीधे लेटकर अपने मस्तिष्क को पढ़ाई से दूर रखते हुए धीरे धीरे गहरी सांस छोड़ें। अपना ध्यान सांस लेने एवं छोड़ने पर ही केंद्रित रखें। एक बार सांस छोड़ने के बाद थोड़ा सा रुकें, तुरंत दूसरी सांस न लें। इस तरह से मात्र 10-15 मिनट में ही आप स्वयं को एक ताजगी महसूस करेंगे। ऐसा करते समय सर पर, आँखों पर, कपड़े पर ठंडी पट्टी रखने से बहुत आराम मिलता है। तनाव मुक्त होने के लिए यह व्यायाम बहुत लाभदायक है। स्वयं अनुभव करें, यह व्यायाम आराम से बैठकर भी किया जा सकता है। समस्याओं को लिखें एवं स्वयं आकलन करें। यह तनाव रहित होने का बहुत अच्छा उपाय है। इसमें आप अपनी समस्याओं को एक एक करके कागज पर लिखें।
आप सोचें कि आप किन किन कारणों से स्वयं को तनावग्रस्त पा रहे हैं, क्यों आप हतोत्साहित हो रहे हैं। ऐसे सभी कारण परेशानियों को एक कागज में लिखें, जैसे मुझे चिंता है कि मैं फेल न हो जाऊं, पता नहीं मेरा कोर्स पूरा भी होगा या नहीं, मुझे यह टॉपिक तो आता ही नहीं, क्या करूं। इस तरह से अपनी समस्याएं लिखकर शांत मन से इनको दूर करने हेतु आप क्या कर सकते हैं यह सोचें। अपनी समस्या का समाधान आपसे अच्छा न कोई सोच सकता है और न कर सकता है। आपको ही आपकी समस्याओं का, कमजोरियों का, शक्तियों का पता है। अतः बहुत धैर्य पूर्वक आप स्वयं सोचें कि आप अपनी समस्याओं को किस तरह दूर कर सकते हैं। जैसे मैं फेल न हो जाऊं, समाधान है मैं फेल कैसे हो सकता हूँ, मेरी 3/4 कोर्स तो पूरा हो गया है, अभी तो 2 माह बस शेष हैं, बस रिवीजन करना है, बस 1 माह में पूरा हो जाएगा, फेल तो नहीं हो सकता हूँ। हाँ, नंबर अच्छे आए इस हेतु थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है, पर मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट। यह उस छात्र की सोच है जो पूर्व से ही अच्छी तैयारी कर रहा है। समस्या 2, ऐसा छात्र जिसने कुछ देरी से पढ़ाई शुरू की। समाधान क्या है, जब मैंने पढ़ाई ही देरी से शुरू की है तो असफल होने के कारण तो बनते हैं, लेकिन फिर भी यदि अब भी मैं समय का पूरा सदुपयोग करूंगा तो सफल हो सकता हूं। जो गलती हो गई उसके लिए अब क्या रोऊं, अभी 2 मास से शेष है, थोड़ी सी और मेहनत करता हूँ, आज से टीवी देखना, दोस्तों के साथ घूमना बंद करता हूँ, सुबह भी थोड़ा जल्दी उठना शुरू करूंगा, चाहे कुछ भी हो पूरी मेहनत करूंगा, फेल तो नहीं हो सकता। आई शैल ट्राई माई बेस्ट, माई गॉड हेल्प मी। इस तरह आप अपनी समस्या, अपनी कमजोरी का आकलन स्वयं करें एवं स्वयं ही निर्णय लें कि आप इस चिंता को दूर करने हेतु क्या कर सकते हैं। आपके तनाव का आपके से बड़ा चिकित्सक और कोई नहीं हो सकता। याद रखें, आपके तनाव का आपसे बड़ा चिकित्सक, डॉक्टर और कोई नहीं हो सकता। योग या प्राणायाम, योग या प्राणायाम भी तनावग्रस्त मस्तिष्क को आराम देने का बहुत सरल उपाय है। यह एक आजमाया हुआ उपाय है। जो छात्र सुबह 10-15 मिनट प्राणायाम करते हैं वे सारे दिन तरोताजा एवं आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। स्व अनुशासन, पढ़ाई के बोझ तले दबे हुए अधिकांश छात्र आजकल रात को देर से सोने एवं देर से उठने की आदत बना लेते हैं। रात को 12-1 बजे सोना एवं सुबह 8-9 बजे उठना दिनचर्या बन जाती है। अधिकांश छात्रों का मानना है कि रात को पढ़ाई अच्छी होती है। यद्यपि यह एक व्यक्तिगत प्राथमिकता है, तथापि हम कहना चाहते हैं कि यदि आप रात को 10 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठ सकते हैं तो आप स्वयं को सारे दिन बहुत तरोताजा एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण महसूस करेंगे। सुबह की ताजगीपूर्ण हवा, शांत वातावरण पढ़ाई करने हेतु अधिक अनुकूल है। इसे आजमा कर देखें, आप स्वयं सहमत होंगे। कई छात्र तनाव दूर करने के लिए सारे दिन फिल्मी गाने सुनते रहते हैं। कई छात्र तो कानों में हेडफोन लगाकर ही पढ़ते हैं। कई छात्र बाहर बरामदे या खुले स्थानों में बैठकर आने जाने वालों को देखते रहते हैं एवं पढ़ाई करते दिखाई पड़ते हैं। यह कैसी एकाग्रता है? यदि आपका ध्यान कानों या आंखों के माध्यम से अन्य किन्हीं चीजों की ओर आकर्षित हो रहा है तो फिर आप पढ़ाई में एकाग्रता कैसे बना सकते हैं? If we take care of the movement, the ear will take care of themselves. छात्र पढ़ने का ढोंग न करके वास्तविक रूप से एकाग्र होकर ही पढ़ें। आप किसी अन्य के लिए नहीं बल्कि स्वयं के भविष्य निर्माण हेतु अध्ययन कर रहे हैं। स्वयं के साथ धोखा न करें। बहुत से छात्र खाने के प्रति बहुत लापरवाह हो जाते हैं। खाने का न कोई समय होता है और न ही पौष्टिक खाने की इच्छा रहती है, जिससे शरीर में कमजोरी आने लगती है। परीक्षा का भय उन पर इतना हावी हो जाता है कि वे परीक्षा तिथि आने तक शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो जाते हैं तथा पेट में कब्ज, चक्कर आना, मस्तिष्क में थकावट, सर दर्द इत्यादि बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। याद रखें, ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। खाने का पूरा ध्यान देना, समय पर भोजन करना,
पौष्टिक हल्का भोजन लेना, जूस आदि लेना अर्थात शरीर को हर हालत में स्वस्थ रखना भी सफल होने के लिए आवश्यक है। आवश्यकता है स्वयं को अनुशासित रखने की। समय पर समुचित भोजन आपके द्वारा की गई मेहनत को सही परिणाम तक पहुंचाने हेतु बहुत आवश्यक है। Avoid smoking, drinking and sex to relieve your mental stress. None of these help in reducing your mental stress but actually make you more and more dependent on themselves. तनाव को दूर करने के लिए कभी भी धूम्रपान, मदिरापान, सेक्स का सहारा न लें। ये आपके तनाव को दूर नहीं करते बल्कि आपको स्वयं पर आश्रित बना देते हैं। ऐसे मित्रों से परीक्षा के आसपास अवश्य दूर रहें जिनसे बात करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत कम जानते हैं। कई छात्र बातचीत में इतने निपुण होते हैं कि उनका अपनी बात को रखने का ढंग ऐसा होता है कि सामने वाले को लगने लगता है जैसे उसे उसके मुकाबले कुछ आता ही नहीं है, लेकिन ऐसे छात्र परीक्षा में उतने सफल नहीं होते। ऐसे मित्रों से परीक्षा के समय दूर रहने से ही लाभ है, क्योंकि ऐसे मित्र आपको तनावग्रस्त कर सकते हैं। चौथा कारण, प्रश्न पत्र हल करने की तकनीकी का अभाव। बहुत से छात्रों की असफलता का कारण प्रश्न पत्र को हल करने की उचित तकनीक का ज्ञान नहीं होना है। वर्णनात्मक प्रश्न पत्र, ऐसे प्रश्न पत्र जिनमें छात्रों को विश्लेषणात्मक रूप से काफी लिखना होता है, कभी 50 शब्दों में तो कभी 100 शब्दों में तो कहीं 200 से 250 शब्दों में भी उत्तर देने होते हैं। छात्रों को संबंधित प्रश्न के बारे में बहुत कुछ आता है, लेकिन वे उत्तर देते समय दी गई शब्द सीमा में क्या लिखें क्या नहीं लिखें इस द्वंद में फंस जाते हैं एवं यह नहीं समझ पाते कि इतने से शब्दों में कैसे उत्तर लिखा जाए। याद रखें, आपको अंक आप द्वारा लिखे हुए उत्तर के आधार पर मिलते हैं, न कि आपको क्या याद है इस आधार पर। अधिकांश छात्रों को अपने उत्तर को उचित प्रकार से लिखना नहीं आता है। कई छात्रों को लिखने की गति बहुत कम होती है और कई छात्रों का राइटिंग यानी हस्तलेख बहुत बेकार होता है। छात्र याद तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिका का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा नहीं होने के कारण उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सफलता नहीं मिलती। इस हेतु छात्रों को नोट्स बनाकर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इससे न केवल छात्रों के लिखने की गति बढ़ती है, हस्तलेख अच्छा होता है, बल्कि उनका प्रस्तुतिकरण भी अच्छा हो जाता है। अच्छी गति आपके समय की बचत करती है। अच्छे हस्तलेख से आपका अच्छे अंक मिलते हैं। Most people who success in the face of seemingly impossible conditions are people who simply don't know how to quit. Presentations of answer is the sole certain sense of getting good score. शब्द सीमा का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कुछ छात्र यह सोचते हैं कि अधिक लिखने से अधिक अंक मिलेंगे। यह सोचना गलत है। आपने अंग्रेजी में सार प्रीसेस लिखना अवश्य सीखा होगा। उसका प्रायोगिक उपयोग परीक्षा में हर व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र में होता है। इसका अर्थ है मूल लेख को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करना कि आपके लेख का तारतम्य न बिगड़े एवं महत्वपूर्ण तथ्य आपके लेख में समाहित हो। इस हेतु आपको लिखने की प्रैक्टिस एवं नोट्स बनाने की आदत बहुत मदद करेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, आजकल अधिकांश परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र ही आते हैं। अधिकांश प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों के उत्तर समान होते हैं। कई ऐसे प्रश्न पत्र भी होते हैं जिनसे कुछ प्रश्न 4 अंकों के, कुछ 2 अंकों के, कुछ 1 अंक के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के संबंध में समय प्रबंधन शीर्षक के अंतर्गत काफी बताया जा चुका है। इसमें हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि समय का ध्यान रखें। यदि 1-2 प्रश्न लगातार गलती भी हो गए या हल नहीं हो पा रहे हैं तो पूर्ण संतुलन बनाए रखकर तीसरे प्रश्न की हल करें। यह नहीं कि समझें कि अन्य छात्र जो तो सफल हो जाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। परीक्षा देते समय यह सब सोचने का समय नहीं है। बस ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों
प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मुख्य रूप से गणित, तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग, न्याय संगत प्रश्नों को शीघ्र हल करने की कुछ लघु विधियां होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है। इन लघु विधियों की जानकारी होने से आपका समय बचता है। सक्सेस इज एन एबिलिटी to go from failure to failure without losing your enthusiasm. Success is an ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm. जो छात्र परीक्षा की तैयारी करते समय स्वयं कैलकुलेशन करके नहीं देखते हैं बल्कि कैलकुलेटर की मदद से उत्तर निकाल लेते हैं, उन्हें परीक्षा में स्वयं को छोटी सी भी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है तो वह गलती कर बैठते हैं और सारा उत्तर गलत हो जाता है। परीक्षा पूर्व आपको उसी तरह से सब कैलकुलेशन करनी चाहिए जैसे सुविधा आपको परीक्षा में मिलती है। कई बार छात्र बिना प्रश्न पढ़े ही उत्तर देना शुरू कर देते हैं। जैसे कई बार अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में समानार्थी शब्द साइनोनिम पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के समानार्थी शब्द ही पूछे जाते हैं, नहीं पूछकर इस बार विपरीतार्थक एंटोनिम पूछा गया है, लेकिन आपके दिमाग में तो समानार्थी शब्द ही घूम रहे हैं और आप इसी को चिन्हित कर देंगे। कई बार करेक्टली स्पेल्ड शब्द की जगह इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द पूछ लिया जाता है। समझाने का तथ्य यह है कि आप प्रश्न को पूरा अवश्य पढ़ें, उसके बाद ही उत्तर लिखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का एक तरीका एक्सक्लूजन्स ऑफ द इनकरेक्शंस ऑप्शंस भी है। इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी प्रश्न का सही उत्तर हमें ज्ञात नहीं है तो दिए गए विकल्पों में से जो हमें गलत लगे उनको अलग हटाना था, शेष बचे हुए को सही मानकर उत्तर लिखना। क्योंकि दिए गए 4 विकल्पों में से कोई से 3 गलत हैं तो शेष विकल्प सही ही होगा। कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर लिखते समय छात्र उत्तर पत्रक के क्रम संख्या का ध्यान नहीं रखते एवं जल्दी से गलती क्रम संख्या पर उत्तर अंकित करते चले जाते हैं। इस तरह की गलती 10 में से 2 छात्र अवश्य करते हैं और इस तरह की गलती से हर हालत में बचना चाहिए। पूर्ण ध्यान से प्रश्न की क्रम संख्या पर ही उत्तर पत्रक में उत्तर अंकित करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र को परीक्षा में सामान्य रूप से आने वाली पद्धतियों के अनुसार घर पर हल करें एवं देखें कि आप दिए गए समय में कितने प्रश्न हल करते हैं। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस इज टेकन व्हेन यू रिफ्यूज टू बी ए कैप्टिव ऑफ the environment in which you first find yourself. Speed and accuracy both are important in securing good marks in an objective question paper. इस संबंध में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरह के मॉडल प्रश्न पत्रों से छात्रों को प्रैक्टिस करवाते हैं एवं गति बढ़ाने की तकनीक बताते हैं। इस तरह के अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा करने से काफ़ी मदद मिलती है। प्रश्न पत्र संबंधित पूर्ण जानकारी का अभाव। कई छात्रों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि परीक्षा में ऋणात्मक अंक निगेटिव मार्किंग सिस्टम प्रावधान है। बहुधा प्रश्न पत्र में यह अंकित किया रहता है, लेकिन कई बार प्रश्न पत्र में ऐसा कुछ अंकित नहीं रहता, लेकिन परीक्षा फॉर्म में यह स्पष्ट अंकित रहता है। कई प्रश्न पत्रों में प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य होता है, यह स्पष्ट रूप से प्रश्न पत्र में लिखा रहता है। छात्रों को उत्तर लिखने के पूर्व प्रश्न पत्र को अच्छी तरह अवश्य पढ़ लेना चाहिए। कई बार प्रश्न पत्र को 3 भाग ए बी सी में विभाजित करके हर भाग में से एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है। नेगेटिव मार्किंग के संदर्भ में अधिकांशतः एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाते हैं, अतः इससे भयभीत होकर थोड़ी भी दुविधा होने पर प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ देना भी गलत हो सकता है। यदि छात्र के अनुसार किसी उत्तर के सही होने की संभावना बहुत अधिक है तो बुद्धिमत्ता होगी। Success does not consist in never making mistake, but in never mistake the same one a second time. अन्य कारण। छात्र की असफलता हेतु अन्य कारण भी जिम्मेवार हो जाते हैं, जैसे रास्ते में स्कूटर खराब हो जाना, परीक्षा के समय दुर्घटना हो जाना, परीक्षा के समय स्वास्थ्य खराब हो जाना। यद्यपि इस प्रकार की घटनाओं हेतु भाग्य को कोसा जाता है, अर्थात
तथापि स्कूटर खराब होने का अर्थ है कि आपने अपने स्कूटर को पहले से ही किसी मिस्त्री से चेक नहीं कराया है। जब आपको ज्ञात है कि इसी स्कूटर से आपको परीक्षा देने जाना है तो उसे ठीक रखने की जिम्मेदारी आपकी है। दुर्घटना होना यद्यपि दुर्भाग्य के कारण हो सकता है, तो यदि दुर्घटना का कारण आप हाई स्पीड या अन्य गलती है तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे। इसी तरह परीक्षा के समय स्वास्थ्य खराब होने का कारण आप द्वारा गलत खान खुराक लेना या सर्दी जुकाम लू से स्वयं को बचाए रखने में कोताही बरतना है। अतः मात्र भाग्य को ऐसी परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार नहीं माना जा सकता है। एक सच्ची घटना, एक छात्र का MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तीसरे दिन सामूहिक परिचर्चा यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार था, इंटरव्यू था। वह कमरे में एसी चलाकर सो गया। सुबह उठा तो बुखार, सिर पर बदन में भयंकर दर्द से पीड़ा था। यद्यपि डॉक्टर को दिखाने के बाद तीसरे दिन परीक्षा में उपस्थित तो हो गया, लेकिन उसका पूरा एक दिन खराब हो गया। क्या यह उसका दुर्भाग्य था? कई छात्र परीक्षा भवन में मात्र कुछ मिनट पूर्व ही पहुंचते हैं। कई बार तो परीक्षा के पहले दिन ही एकदम सही समय पर पहुंचने के कारण उन्हें अपना रोल नंबर एवं परीक्षा का कमरा ढूंढने में काफी समय लग जाता है और कई बार कॉलेज, स्कूल, संस्थान की लापरवाही के कारण उन्हें रोल नंबर पता लगा में बहुत समय लग जाता है। ऐसी अवस्था में छात्रों को अनावश्यक मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है और उनकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। प्रथम दिन कम से कम आधा घंटा पूर्व पहुंचने से स्वयं को व्यवस्थित करने का, अपना रोल नंबर ढूंढने का पूरा समय मिल जाता है। याद रखें, छात्रों को हर हालात में परीक्षा हॉल में कम से कम 15 मिनट पूर्व पहुंच जाना चाहिए। कई छात्र जल्दी से अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर कार्ड तक साथ लेना भूल जाते हैं, जिसके कारण परीक्षा देते समय आपके 15 से 20 मिनट व्यर्थ हो जाते हैं। कई छात्र तो अपने साथ पेन, पेंसिल, रबर लेना ही भूल जाते हैं एवं परीक्षा हॉल में जाकर किसी से मांग कर काम चलाते हैं। कई बार उत्तर पत्रक में अपना रोल नंबर, पहचान संख्या का कॉलम ही खाली छोड़ देते हैं। यह भी देखा गया है कि कई छात्र तो रोल नंबर गलत भी लिख देते हैं। स्वयं की लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हेतु भाग्य को कोसने से वैसे भी क्या मिलेगा। अभीष्ट परीक्षा में असफल होने से कोई नहीं कहेगा कि आप दुर्भाग्य के कारण असफल हो गए। असफल का अर्थ असफल है, अन्य कुछ नहीं। सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ spontaneous combinations. You must first set yourself on fire. अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे छात्रों की असफलता के अन्य महत्वपूर्ण कारण।